हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गर्मी क्यों लग रही है, एसी नहीं ऑन है तभी मैं कहूँ गर्मी क्यों हो रही है। चलिए 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 जी, है ना। आज लेक्चर नंबर 8 है यार। मेरे को थोड़ा हेल्प करो। आज मेडिक्स टेस्ट है, यस और नो। आज मेडिक्स टेस्ट है, यस और नो। यस ना, हाँ। मुझे भी लग रहा था, मैंने क्वेश्चन चुने हुए थे, टाइप नहीं कराए थे। मैंने कहा एक बार पूछ लूंगा आपसे। कोई बात नहीं, करते हैं अभी। बट यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज मेडिक्स टेस्ट करेंगे, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज भी पढ़ेंगे। बट पहले स्टार्ट करते हैं अपना मेडिक्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। डायग्राम ही बना देता हूं इसका। एक तरफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। दूसरी तरफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन है शुगर का। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है आपको। इनकरेक्ट ना, नहीं करेक्ट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है आपको। पहली, वाटर फ्लो फ्रॉम ग्लूकोज टू शुगर। दूसरी, वाटर फ्लो फ्रॉम शुगर टू ग्लूकोज। तीसरी, ग्लूकोज फ्लो टू सुक्रोज सॉल्यूशन। and no net movement across SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बताइए जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी जल्दी बताइए। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। 30 सेकेंड्स ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो आप। उधर भी 0.1 मोलर ग्लूकोज है, इधर भी 0.1 मोलर जो है वो शुगर है। ठीक है सर,
एंड वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ग्लूकोज से शुगर? नहीं सर, दोनों तरफ क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा। सी में तो सॉल्यूट ही मूव कर रहा है, वो भी नहीं हो सकता। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 88% बच्चों का सही है। ये भी 12% बच्चों का, इतना आसान क्वेश्चन 12% बच्चों का गलत है। अगर ये 12% बच्चे वो हैं जिन्होंने सॉल्यूशन नहीं कर रखा, बैकलॉग है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हो जाता है। जब पढ़ नहीं रखा तो आएगा कहाँ से? और अगर ये 12% बच्चे वो हैं, ठीक है, कि जिनका, अब मैं क्या बोलूँ, है ना, बोलने के लिए शब्द भी नहीं छोड़े आपने, जो कह रहे हैं जो हम रिवाइज करके आए हैं सर, हम बहुत तैयारी करके आए हैं, बेटा आपके लिए एक ही ऑप्शन बचा अब, चुल्लू भर पानी, है ना। गलती से क्लिक हो गया हो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, बट अगर कह रहे हैं मैं सब कुछ करके आया था, ये क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर चुल्लू भर पानी है बेटा। फिनॉल डाइमराइजेस इन बेंजीन। अच्छा, अगर ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ फिनॉल इन सॉल्यूशन इज 120। फिनॉल ये होता है बेटा, किसी को ना पता हो तो, C6H5OH। देन डिग्री ऑफ डाइमेराइजेशन पूछा है, डाइमेराइजेशन। चार ऑप्शंस हैं, 0.6, 0.43, 0.27, 0.86। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिनॉल डाइमराइज हो रहा है बेंजीन में, सबसे पहली बात तो ये पता चल गया कि यहां से N2 है। अगर ऑब्जर्व्ड मोलर मास 120 है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास सॉल्यूट का 120 है, आपसे डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन पूछी गई है, यानी कि अल्फा पूछी गई है। भाई अल्फा के लिए हमें आई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आई पता होना चाहिए। आई कहां से आएगा? क्योंकि आई होता है 1 - अल्फा + अल्फा/n। आई पता चल जाए, एन पता है 2 है, तो अल्फा आ जाएगा। बट आई कहां से आएगा? सर आई आएगा नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व्ड कितना दे रखा है? 120, और नॉर्मल कितना होगा? 72, और 6 कितना होता है? 78, और ये कितना होता है? 16, 94। तो 94/120, 94/120 रखना वैल्यू। 94/120 3/4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, 3/4, क्योंकि अगर ये 90 होता तो आंसर आता, ये 3 पे चला जाता, 30 के टेबल पे, ये 4 पे चला जाता, ये 3/4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी। अप्रोक्सीमेटली 3/4 लिख लो, चलेगा? अप्रोक्सीमेटली लिख लिया मैंने। 1 - अल्फा निकालना है, और ये अल्फा/2, 1 - अल्फा/2, तो अल्फा/2 किसके बराबर आ जाएगा? 1 - 3/4, दैट इज 1/4। तो अल्फा/2 इज इक्वल टू 1/4, तो अल्फा क्या आ गया? दैट इज हाफ आ गया। हाफ के आसपास एक ही वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.43, ठीक है। तो ऑप्शन होगा बी। बी सिर्फ 15% बच्चों का सही है। ये क्वेश्चन गलत कर दिया आप लोगों ने। बहुत बढ़िया रिवीजन करके आए बेटा आप, ऐसे ही रिवाइज करते रहिए। चलिए बढ़िया।
टाइम कम था। हाँ बेटा टाइम तो कम लगेगा ही, क्योंकि जब तक मैंने क्वेश्चन लिखा, 4 ऑप्शन लिखी, उसके बाद मैंने पोल दिया, तब तक तो तुम मुंह देख रहे थे कि सर पहले पूरा क्वेश्चन लिख लें, पूरी ऑप्शन लिख लें, उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो टाइम तो कम लगेगा ही। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो फाइनल एग्जाम में जाके कहते हैं अरे सारे जाने अपना ना शीट पे साइन कर लें, उसके बाद पेपर करना शुरू करूंगा मैं। ऐसे ही करना है बेटा, ऐसे ही करना है। तुम बहुत उच्च लेवल पे चले गए हो बेटा, थोड़ा सा लेवल कम करो बस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 95% ऑफ पी नॉट। ठीक है, अगर मोलर मास सॉल्वेंट का 0.3 टाइम्स है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो मास रेशो निकालनी है सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, ये निकालना है WA/WB, ये निकालना है 3:20, 57:10, 1:5 और 4:1, 4:1। पिछले वाला क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं रॉन्ग है, कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं भाई, तुम कहते हो तो। 94 डिवाइडेड बाई 120 0.78 आ रहा है, तो हाँ मैंने भी तो 0.75 ही लिया यार। 0.78 तो रख लो तुम, 0.78 रख लोगे, 1 इसमें जाएगा तो 0.22 आएगा, 0.22 इज इक्वल टू α/2 0.44। सेम सही क्वेश्चन है यार, बिल्कुल पागलों की तरह बस कुछ भी बोल लो। PS 95% है ऑफ पी नॉट, ठीक है, MA 0.3 है, MB है, ठीक है, WA/WB निकालना है। क्या मैं वहां से निकाल लूँ जहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है, करेक्ट 100% करेक्ट, हाँ सर वहीं से निकाल लो। NB/NA, NB क्या होता है WB/MB, WA और MA। अगर P नॉट 100 है तो PS कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो रखना जरा, 100 माइनस 95 5, और ये 95। WB/WA निकालना है, वही एक ही बात है, WA/WB निकालना है। MB/MA कितना दे रखा है, MA की जगह क्या रख दूंगा 0.3 MB और नीचे MB। सर MB से MB क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो WA/WB 95 को मल्टीप्लाई करो 0.3 से और 5 डिवाइड कर दो, ये हो गया 19। 19 3 सा 57/10 है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सिक्सटी 4% बच्चों का, ठीक है ठीक है, इतने बच्चों का तो सही हो जाए तो बस बहुत है। A solution of X moles of sucrose, सुक्रोज होता है शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ग्राम वाटर फ्रीजेज एट -0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एज आइस सेपरेट्स आउट, कुछ आइस बन जाएगा, कब, द फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ आइस बन जाएगी जब फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, कहां पे, कितना हो जाएगा, -0.25 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस हैव सेपरेटेड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस, grams of ice has separated, 18 ग्राम, 20 ग्राम, 80 ग्राम, 25 ग्राम।
फॉर्मूला रॉन्ग है सर, कोई बात नहीं बेटा, रॉन्ग ही रहने दो फिर फॉर्मूला। जिनको लग रहा है ना कि ये वाला फॉर्मूला रॉन्ग लगाया हमने, है ना, जिनको ये लग रहा है फॉर्मूला रॉन्ग लगाया, रॉन्ग ही रहने दो फिर बेटा, रॉन्ग ही नहीं, रॉन्ग ही पढ़ने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इतनी टेंशन ना लो। 27 में अभी टाइम है, 2027 में, उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो इतनी टेंशन अभी 25 में लेने की क्या जरूरत है। नहीं सर, सेकंड क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गलती है भाई सेकंड क्वेश्चन में, क्या गलती है पहले बताओ सही। ये वाला फॉर्मूला गलत है, ये तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्या नॉर्मल मोलर मास सही निकाला हमने, इसका 72 और 678 और 1694, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी एसोसिएशन के लिए सही है, डिसोसिएशन के लिए होता था फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये डिसोसिएशन के लिए होता था, बट यहां पर तो डाइमराइजेशन हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, उसका फॉर्मूला ये भी सही लगाया, कैलकुलेशन भी सही करी है हमने सारी की सारी, सब सही है यार, सब सही है ना। बस वही है कि कुछ ना कुछ बोलना था तो अच्छा लग रहा है बोलना, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं, ऐसी तैयारी ऐसी चलनी रही है बेटा आपकी, बहुत पोटेंशियल है आप में बेटा, बहुत पोटेंशियल है, सारा वेस्ट होना चाहिए बेटा, सारा वेस्ट कर दो, कोई जरूरत नहीं बेटा रिवाइज। अगर ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आपने सॉल्यूशन का एस भी नहीं रिवाइज किया, एस भी नहीं रिवाइज किया, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने। हाँ, जिनका बैकलॉग है मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है बेटा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, उनको बेचारों ने अभी पढ़ा ही नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला रॉन्ग है और पढ़ के भी आए हैं और कह रहे हैं कि यहां पे सर फॉर्मूला रॉन्ग लगाया आपने, भाई साहब जो जो ये कह रहे हैं ना, उन्होंने मेरे बचपन की एक क्वेरी जो है ना वो सॉल्व कर दी है भाई, वो सॉल्व कर दी, ठीक है। बचपन में एक बार पता क्या हुआ, हमारी गली है ना बहुत छोटी सी थी, उसमें एक घर बन रहा था, घर, ठीक है, और स्कूल की छुट्टी थी उस दिन, आई स्टिल रिमेंबर इट, यही मानसून के आसपास का ही सीजन था, जून जुलाई के आसपास का, स्कूल की छुट्टी थी उस दिन। मैंने उस दिन देखा कि उस घर के बाहर ईंटें आई हैं, ईंटें, ठीक है, एंड इट्स ए ट्रू स्टोरी, ईंटें आई हैं, और ईंटें पता कौन लेके आ रहा है, गधे, यस, एक गधा, उसके ऊपर ऐसे एक बोरी टाइप बना रखी थी, बैग टाइप बना रखा था, इस साइड भी इस साइड भी, और उसके अंदर 50 ईंटें रखी हुई थी, होंगी 20 30 50, आई डोंट रिमेंबर इट, और गधे अकेले ट्रैवल कर रहे थे। मैंने देखा इस घर पे आए, जो भी घर बन रहा था, यहाँ पे एक उनका मालिक का बंदा खड़ा हुआ है ना, गधे अपने आप आ रहे हैं, अपने आप, अपने आप गधा यहाँ पे आया, मालिक ने वो बोरी उड़ेल दी और खाली बोरी रख दी, ये गधे ने यू टर्न मारा और ये चल पड़ा, ठीक है। मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, ये गधा कहां से आ रहा है यार, इसको कौन दे रहा है ईंटें, इसको रास्ता कैसे पता चल रहा है, ठीक है, और वेला था मैं, है ना, तो मैंने सोचा मैं इसका पीछा किया जाए, मैंने इसका पीछा किया, मैंने चलते 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 गलियों से निकलते 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 मैंने देखा वो जो ईंटें है ना, ईंटें वो बाहर सड़क पे, है ना, कोई ट्रैक्टर से उतारी गई है ना, बाहर सड़क पे, और क्योंकि गलियां छोटी हैं तो अंदर ट्रैक्टर नहीं आ सकता, तो यहां से गधे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये गधा यहां पे जाता है, ये अपनी बोरी खाली करा के वापिस आ जाता है, यहां पर फिर एक और मालिक ने बंदा खड़ा कर रखा है, वो उसी बोरी में दोबारा गधे पे रखता है प्रॉपरली, उसमें ईंटें भर देता है, और भाई साहब ये फिर दोबारा इन गलियों में घूमता घूमता यहां पे पहुंच जाता है। आई वाज सो बैफल्ड कि गधे भी इतने समझदार होते हैं, गधे भी इतने समझदार होते हैं। मैं आधा घंटा उनको ऑब्जर्व करता रहा, मैं देख, सच में यार बड़ी क्यूरियोसिटी, आप गधे को बेवकूफ मानते हैं यार, आपने बचपन से सीखा होता है कि बेवकूफ, मैं बड़ा हैरान कि यार ये गधों को पता है कि इन सारे रास्तों में से कोई ऐसा टर्न लेना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, यहां पे पहुंच जाते हैं, यहां से फिर वो मालिक का बंदा जो है वो डाल देता है, फिर ये वापिस ऐसे ट्रैवल करते जा रहे करते जा रहे मैं बड़ा हैरान हुआ भाई साहब, आधा घंटा मैं देखता रहा, आधा घंटा, ठीक है। अब पता क्या हुआ, यहां पर एक गधा एक और पहुंचा, ठीक है, उसने सामान डाला, मतलब जाना इधर की तरफ था, जाना इधर की तरफ था, मैं तो इसी से हैरान था भाई साहब, उसने इधर का रास्ता ले लिया,
इधर आगे जाने लगा, ठीक है। तो मालिक का जो बंदा खड़ा था उसने उसको आवाज मारी, उन्होंने गधे के भी नाम रखे हुए थे, है ना, जो भी नाम रखा होगा, आई डोंट रिमेंबर इट, ठीक है, कि उसने उसको आवाज मारी, ओए किधर जा रहा है, तो गधे ने ऐसे किया, है ना, अच्छा, उसने कहा अच्छा 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 चला चला चला, मेरे को लगा भाई ये तो ईंटें चोरी हो रही है शायद, ठीक है। भाई साहब उस गधे ने पता क्या किया, इधर से आगे गया, आगे स्टिल रिमेंबर इट, राइट को रास्ता था, फिर उधर, फिर आगे, फिर एक राइट को रास्ता था, आगे लेफ्ट में घूमते घूमते दूसरे रास्ते से पहुंच गया भाई साहब यहां पे। कैन यू इमेजिन, गधा भी ट्रेंड है भाई, गधा भी ट्रेंड है, और एक हमारे यकीन के बच्चे हैं भाई, यकीन के बच्चे हैं। ओ भाई साहब, मैं हमेशा सोचता था कि कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि जिनको ये भी ना पता हो यार, ठीक है, जिनको ये भी ना पता हो, ठीक है। आज तुमने मेरी वो बचपन की क्वेरी सॉल्व कर दी कि हाँ हो सकते हैं सर, हो सकते हैं, कई गधे इंसान से बदतर हो सकते हैं सर, आप टेंशन ना लो इस मामले में। आपको लगे कि सिर्फ गधे ही समझदार होते हैं, कुछ इंसान समझदार होते हैं, कुछ इंसान गधों से भी बेवकूफ होते हैं। यस यस, सो क्यूरियस, थैंक यू फॉर, मतलब कि ना, आपने आज वो बचपन की मेरी जो क्वेरी थी वो आज सॉल्व कर दी। इंडिया के पास हिटमैन है, हिटमैन पता है, रोहित शर्मा, दी लेजेंड, ठीक है। आई कैन प्राउडली से आई हैव शिटमैन, एंड यू नो हु इट इज, ठीक है। अब आपके बारे में ज्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई हैव सीन इट विद माई आईज, ठीक है, कि भाई गधों को भी सिखाया जा सकता है और कुछ इंसानों को भी नहीं सिखाया जा सकता भाई। सॉल्यूशन ऑफ x मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस एट -0.2, आराम आराम से करते हैं। शुगर सॉल्यूट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं x, सॉल्वेंट वाटर है, उसका मास दे रखा है 100, फ्रीजेस एट -0.2, ठीक है, टीएस जो है वो -0.2 है, यानी कि यहां पे फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो रही है। कौन फ्रीज होता है? सॉल्वेंट फ्रीज होता है। एस आई सेपरेट आउट, कुछ कुछ सॉल्वेंट, वाटर जो लिक्विड में है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप टेंपरेचर को -2.5 पे ले जाओगे, -0.25 पे ले जाओगे, -0.25 पे ले जाओ, कितना ग्राम आइस सेपरेट होगा? याद है जब आइस सेपरेशन के बारे में बात करी थी तो हमने बोला था कि ये T0 माइनस TS है। ये कौन सा टेम्परेचर है? ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर आप उस सॉल्यूशन को लेके गए हो, यानी कि ये वाला टेम्परेचर है TS डैश, ठीक है। KF वाटर का इनको दिया होना चाहिए था, उसकी वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो बस फिर अब वैल्यू रखो यार, डेल्टा टी इज इक्वल टू KF इंटू एम, KF इंटू एम यही है, WA 1000। ये WA कौन सा है? ये WA कौन सा है? ये इनिशियल वाला? नहीं नहीं सर, ये वो मास ऑफ वाटर है जो अभी आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है सर। करते हैं फिर, ये 0 रखा, ये -0.25 रखा, तो ये 0.25 आ जाएगा, KF 1.86 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दे ही रखे हैं x, इंटू 1000, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ये WA डैश निकालना हमें, WA डैश निकालना हमें। ये KF है यार, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही होगी, इसके बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। आगे बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ x नहीं जा रहा यहां से, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा तो मैं एक और इक्वेशन बना लेता हूं, एक इसके वाली इक्वेशन बना लेता हूं भाई। अब डेल्टा TF इतना हो जाएगा, हाँ सर इतना हो जाएगा, KF इतना हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा, अब भी x ही रहेगा, ये 1000 ही रहेगा, और ये WA हो जाएगा, है ना। मैं भी कहूँ x कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। अब कर दो भाई दोनों को डिवाइड, अब कर दे भाई दोनों को डिवाइड, KF से KF चला गया, x से x चला गया, 1000 से 1000 चला गया, ये 100 दे रखा है,
0.25/2 कितना होता है? 5/4। 5/4 ही होता है ना? हाँ। और क्या भाई, ये WA ऊपर चला जाएगा यानी कि 100, और ये WA डैश कितना आ गया सर? 400/5, दैट इज 80 ग्राम आ गया। ये वो है जो आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आइस में कितना कन्वर्ट हुआ? आइस में कितना कन्वर्ट हुआ है? टोटल लिया कितना था? 100 ग्राम लिक्विड वाटर। अभी कितना लिक्विड वाटर बचा हुआ है? 80 ग्राम बचा हुआ है। तो आइस में कितना सेपरेट हो गया? 20। आइस में कितना सेपरेट हो गया? 20। क्वेश्चन का बी आंसर था ये, इसका आंसर बी था। 69% बच्चों का सही है, बट बहुत है बेटा, इतनी परसेंट बच्चों का सही होगा। जब भी कुछ फ्रेश कराएंगे 50% या उसके आसपास ऑप्शंस हैं तो ठीक है। सिक्स 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डिजॉल्व इन कितने में है भाई? 200 ग्राम ऑफ CS2 raises boiling point of solvent by कितना भाई? 0.32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको T0 दे रखा है कितना यार? 47 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, आपसे मॉलेक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है, मॉलेक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर के सल्फर किस फॉर्म में पाया जाएगा? आधी सी जनता तो यही लगा देगी कि सल्फर एसिड होता है सर, खत्म हो गई बात, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। दिमाग है भी नहीं तो लगाएंगे कहां से? करिए, मैं भी करता हूं, आप भी करिए। 64 ग्राम सल्फर को 200 ग्राम ऑफ CS2 में डाला, साफ पता चल रहा है सल्फर सॉल्यूट है, WB 64 ग्राम आएगा और WA 200 ग्राम आएगा। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 0.32 बढ़ गया है, यानी कि जितना सॉल्वेंट का था सॉल्यूशन का उससे 0.32 ज्यादा है, तो डेल्टा DB कितना हो गया? 0.32 हो गया। डिग्री सेल्सियस में लिखना है, केल्विन में लिखना है, एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर है, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो केल्विन में लिखो। आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है, याद है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता था? सल्फर पाया जाएगा SX की फॉर्म में, क्वेश्चन सिमिलर क्लास में किया हुआ है। X किसके बराबर होता था? MB डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, जो कि 32 होता है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी टेंशन नहीं, बस MB निकालना है। MB निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा DB इज इक्वल टू KBM। KB सर KB तो दे नहीं रखा, तो निकाल लो KB। KB किसके बराबर होता है? RT0 डिवाइडेड बाय 1000 LVAP। LVAP कैलोरी में दे रखी है, तो R भी किसमें आएगा? फिर कैलोरी में ही आएगा, यानी कि 2। फिर T0 भी किसमें आएगा? डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। या इन सबको आपको फिर किसमें करना पड़ेगा? जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कर रहा हूं ऐसे। 1000 इंटू LVAP कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। क्या अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे? अगर आपका मन ऐसा ना करे, नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू जूल में रख लीजिए 25/3, जिसे 8.314 भी बोलते हैं। फिर इसको भी कैलविन में रखना, कितना हो जाएगा? 47 में ऐड करना 273, 27 320 हो जाएगा सर। 1000 और एल वैब भी फिर कैलोरी की जगह जूल में रखना है, यानी कि 80 इंटू 4.2। क्या के भी आ जाएगा? उसको यहां पे रख देंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? WB भी दिया गया है, WA भी दिया गया है, KB भी यहां से आ गया है, MB निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस नो रिप्लाई करो।
ठीक है जी, ठीक है। यस सर, यस सर। अब इसको सॉल्व आप करिएगा। 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। मुझे बस इसी क्वेश्चन पे थोड़ा अफसोस है आपसे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका फॉर्मूला जो है आपने गलत लगाया है सर, तो मुझे थोड़ा अफसोस है, पर ठीक है कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे तो और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैडिक्स टेस्ट रखेंगे थर्सडे को। 2 दिन का टाइम लीजिए क्योंकि नया चैप्टर है, दैट इज एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर 1 टू लेक्चर 4। पहले ही बता देता हूँ इजी क्वेश्चंस दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका पहला रिवीजन का टेस्ट है, बट रिवाइज अच्छी तरह से करके आइएगा। ये मत सोचिएगा कि इजी है तो सर जरूरत ही क्या है रिवाइज करने की, ठीक है। ओके 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 ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं आगे। रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में वर्बली बता देते हैं क्या क्या लिया था हमने। कल एक्स्ट्रा क्लास ली थी, आपको पता ही होगा, सिर्फ एक आध घंटे की ही, एक घंटे के आसपास की क्लास थी। क्लास में क्या किया था हम लोगों ने, हाँ सबसे पहले पढ़ा था, बट हमने टाइप्स ऑफ एंथैल्पी से सबसे पहले पढ़ा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक मोल कंपाउंड को बनाएंगे, उससे एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट से, तो जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगा तो उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इसमें और उसमें एमआईटी में हमने चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, एच पॉजिटिव आयन का भी 0 होता है। जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होता है तो डेल्टा एच कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। एक और हमने एंथैल्पी पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसमें क्या था, एक मोल कंपाउंड का कंबशन करेंगे अगर हम, ठीक है, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। जब भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन होगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था, यस और नो, यस और नो। दिया था, चलिए आइए फिर। आपको निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन होता है C3H6, इसका कंबशन कराएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो CO2 और वाटर बनता है। 3 कार्बन है, 3 CO2, 6 हाइड्रोजन है, 3H2O, 6 और 3 9, मतलब ये 9/2 हो जाएगा। इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है, इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है। आप ध्यान से देखिए, मुझे 3 इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन 1 2 3। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी है, बना लेंगे सर, है ना। हेसिस लॉ लगा रहा हूं मैं, ठीक है। हेसिस लॉ के बाद जो लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री बनाए थे वो लगा रहा हूं मैं। मुझे C3H6 चाहिए, कहां पे चाहिए सर, आपको चाहिए रिएक्टेंट साइड में। कहीं पे C3H6 नजर आ रहा है, हाँ सर रिएक्टेंट साइड में नजर आ रहा है, तो इक्वेशन 1 को एज इट इज रख दूंगा, प्लस मुझे 3 CO2 चाहिए प्रोडक्ट साइड में। क्या आपको कहीं 3 CO2 नजर आ रहे हैं, हाँ सर 3 CO2, और साथ में 3 H2O चाहिए। यहां 4 नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एज इट इज इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। इतना करने से हो क्या रहा है पहले वो देखो, रिएक्टेंट
रिएक्टेंट साइड पे लिख दिए मैंने सारे, प्रोडक्ट साइड के लिख दिए, दोनों को ऐड कर दिया, रिएक्शन 1 के रिएक्टेंट, रिएक्शन 2 के रिएक्टेंट, रिएक्शन 1 के प्रोडक्ट और रिएक्शन 2 के प्रोडक्ट। इतना करने से कितना मेरा आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं, फिर बाकी चीजें सोचते हैं। सर C3H8 से C3H8 आया, ठीक है सर, ये कैंसल आउट हो गया। मुझे चाहिए थे एक C3H6 मिल गया, 9/2 O2 चाहिए था, जिसे 4.5 भी बोलते हैं, बट यहां पर 5 O2 है, यानी कि आधा O2 एक्स्ट्रा आया हुआ है, हाफ O2 एक्स्ट्रा आया हुआ है। सर एक H2 भी एक्स्ट्रा आया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक H2O भी एक्स्ट्रा आया हुआ है, क्योंकि मुझे 3 H2O चाहिए थे, यहां पर 4 है। तो क्या करना पड़ेगा सर, आप इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से। फिर भाई सब्ट्रैक्ट करना या रिवर्स करके ऐड करना, बात एक ही है, बात एक ही है। सर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट में लिख दो, लिख दिया, जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट में लिख दो, लिख दिया। सर एक H2 से एक H2 चला गया, बिल्कुल, हाफ O2 चला जाएगा 5 O2 में से, तो कितना बच जाएगा 4.5 O2, यही है 4.5 ही चाहिए था। एक H2O रिएक्टेंट में और यहां पर 4 H2O थे, एक चला गया, 3 बच गए। क्यों, मेरी इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, यही तो चाहिए था मेरे को। एक C3H6, 4.5 O2, 3 CO2 और 3 H2O। सर डेल्टा H कैसे आएगा इस इक्वेशन का, 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड किया है तो डेल्टा H को भी ऐड कर दो, कर दिया सर, -124 -2027। थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है तो उसके डेल्टा H को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, -286 प्लस 286 हो जाएगा, 286 में से 124 जाता है तो कितना बचता है बेटा, 286 में से 124 जाता है तो कितना बचता है, 2, और फिर ये कितना था, 6, 162, 162 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो 2027 में। नहीं 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 नहीं, ऐड क्यों करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट, है ना, 286 प्लस का था ना, तो ये प्लस का बचेगा ना, तो 2027 में से 162 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आएगा, 12 में से 6 गए, 6 आएगा, 9 में से गए, 1800 के आसपास है कोई, 1865 माइनस 1865, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यूनिट क्या होंगे, सबके किलो जूल थे तो इसका भी किलो जूल ही होगा फिर, ठीक, डी है, डी है, डी है, डी है। आगे बढ़े, नन ऑफ दिस, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसे बोलते हैं, मैंने बोला भी था टाइम हमारा लगना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे, वो दोनों हमने पढ़ ली हैं, अब जो समय लगेगा वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो आइए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसे बोलते हैं बेटा, एक मोल कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सर अनसैचुरेटेड एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन भी हो सकते हैं, बट उनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तक बात पहुंच जाएगी। आप इतना समझिए कि एल्कीन हो सकता है या एल्काइन हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन डाल के बनाना है 1 मोल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n+2। सर ये अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, CnH2n या CnH2n-2, CnH2n या CnH2n-2। ध्यान से देखना, अगर इससे ये बनाना है तो आपको पता सिर्फ एक ही H2 लगेगा, अरे इसमें सिर्फ एक ही H2 ऐड कर दो तो ये नहीं बन जाएगा, एक H2 का मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन ही तो होते हैं, हाँ सर, हाँ हाँ। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मुझे इससे ये बनाना है तो कितने H2 ऐड होंगे, सर यहां पर -2 की जगह +2 चाहिए तो 4 ऐड करने पड़ेंगे, है ना, 4 ऐड करने पड़ेंगे, H4 मतलब 2H2 आएगा, मतलब 2H2 आएगा। सर एक एक एग्जांपल दे दोगे, बिल्कुल एग्जांपल दे देंगे, ये देखो जरा, ये देखो, N की जगह 3 रख दो तो ये C3H6 हो जाएगा, N की जगह 3 रख दो
तो ये C3H4 हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक H2 डालना पड़ेगा और बन गया वो C3H8। इसमें 2 H2 डालने पड़ेंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, तब बनेगा ये C4H8। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ध्यान से सुनना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, वो ना हो उसको इसी कारण ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा कि 1 मोल कोई भी एनहाइड्रस कंपाउंड ले लो, एनहाइड्रस। क्या एनहाइड्रस समझते हो? यस सर, जिसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर की कुछ बूंदें डालनी है, वाटर की कुछ बूंदों का छिड़काव करना है। ऐसा नहीं करना कि 1 मोल एनहाइड्रस लिया और उसको पानी की बाल्टी में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ कुछ पानी की बूंदें डालनी है और बन जाएगा 1 मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड। वो भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड ही होगा। इसी कारण मैंने बोला कि कुछ पानी की बूंदें डालनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। कितनी पानी की बूंदें आपने डालनी है उसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मैंने कहा ना भी लिखा हो तो टेंशन नहीं लेनी। सर एग्जाम्पल देंगे? एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे। कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, बेटा ये वाइट कलर का होता है। जैसे ही आप इसमें वाटर की कुछ बूंदें डाल देते हैं ये बन जाता है, दैट इज CuSO4.5H2O। ये ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो आप क्या कहेंगे कि हमने एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया है ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड। सर एक और एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल बेटा, ये हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, याद है? हाँ सर पढ़ा था। ये एनहाइड्रस है, जैसे ही इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं ये हाइड्रेटेड हो जाता है ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मन चाहे तो कर लो, नहीं करोगे तब भी चलेगा। हाँ बेटा, ये जो है ये ब्लू विट्रॉयल भी कहलाता है। अनन्या पूछ रही है हु इज इमाद। सारे जाने लिख लो बेटा। अनन्या ने प्रेडिक्ट कर दिया नीट 2026 का पेपर कि उसमें यह पूछा जाएगा इमाद कौन है। अनन्या तुम वाकई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया ना, उन गधों से भी बदतर हो अनन्या। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू आर वन हु इज वेस्टेड, हु इज गॉन फॉर गुड। 1 मोल बेटा कंपाउंड लो और इसमें अब की बार ऐसा है कि आप इसे बिल्कुल पानी में डाल दो, इसको बिल्कुल पानी में डाल दो, ठीक है? तब जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या दोनों में फर्क समझ आया? इसमें ये जो पानी डाला गया है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बूंदे हैं, सिर्फ कुछ बूंदे हैं, ठीक है? और रहेगा वो भी सॉलिड में और ये भी सॉलिड में, ठीक है? एंड यहां पर क्या है, ये सॉलिड में है बट ये एक्वस में है। ये सॉलिड में एक्वस में, यहां पर पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे होली के रंगों में नहीं होता कि यहां पर पता क्या किया है, होली का रंग लिया और हाथों में ऐसे थोड़ा सा पानी लेके उसे आपने उसे गीला कर लिया, ठीक है? और यहां पर क्या किया, उसी होली के रंग को पहले पूरी बाल्टी में घोल लिया। दोनों में फर्क आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये देखिए NaCl सॉलिड
प्लस H2O लिक्विड में डालेंगे, बन जाएगा NaCl एक्वस। जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। पिछले वाले में भी ऐसा ही है, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। क्लियर? क्या दोनों में डिफरेंस समझ आ गया है? यस के लिए Y लिखिए, नो के लिए N। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए प्लीज, थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए। यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट बात करते हैं फिर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन था बेटा, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें भी क्या होगा, आप एक मोल कंपाउंड लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और यहां पर आयंस बनेंगी एक्वस सॉल्यूशन में। आयंस बनेंगी एक्वस सॉल्यूशन में, आयंस बनेगी एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे ये देखिए NaCl सॉलिड प्लस वाटर डाला तो बनेगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। जो डेल्टा H आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं यार, ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, ठीक है? ज्यादा दिमाग वाला लगाने वाला वही था। क्वेश्चन करा दो, कराएंगे क्वेश्चन, किसने कहा नहीं कराएंगे? अभी तो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ा लूं? अब मना करोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा वो भी। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तो चाहता हूं ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके भी देखें, खासकर अनन्या जैसे बच्चे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2026 में, वो तो पक्का करके देखें, वो तो पक्का करके देखें। कैसे, पहले मैं समझा लेता हूं फिर मैं आपको टास्क देता हूं, ठीक है? अनन्या को जरूर करना चाहिए, जो भूत प्रेत का साया है वो सब निकल जाएगा। एक मोल कोई एलोट्रॉप ले लीजिए, उसी कंपाउंड ऑब्वियसली उसी एलिमेंट के दूसरे एक मोल एलोट्रॉप में कन्वर्ट करना है। एक मोल एलोट्रॉप में कन्वर्ट, सर एग्जांपल, एग्जांपल ये देखिए, एक मोल फॉस्फोरस वाइट था, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, व्हाइट फास्फोरस लिखा हो येलो फास्फोरस लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है? उसको मान लेते हैं एक मोल रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करना है। जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी चेंज एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का कहलाएगा। एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का कहलाएगा, फ्रॉम फॉस्फोरस व्हाइट टू फॉस्फोरस रेड। अब अनन्या को क्या करना चाहिए घर पे? अनन्या आपको भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है तुम करोगी। उसके बाद जितनी भी ये तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं लग रही ना क्लास के अंदर, सब लगनी शुरू हो जाएगी। अनन्या करना क्या है, मम्मी या पापा की कोई हीरे की अंगूठी, हीरो का हार, हीरो की कोई कानों की बालियां, है ना, कोई भी हीरे की कोई भी चीज ले लेनी है, ठीक है? और उसको कन्वर्ट करना है कार्बन ग्रेफाइट में, ठीक है? बस एक बार अनन्या इसे करने की जरूरत है, ठीक है? उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट मुझे तो दिखा नहीं सकते आप, ऑनलाइन है। मम्मी पापा को एक बार दिखा दीजिए कि मैंने डायमंड से आपके क्या बना दिया है, ग्रेफाइट बना दिया है। सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है? हंसने की क्या बात है? जो तुम्हें समझ आ रहा है वो अनन्या को समझ ही नहीं आ रहा है, वो अनन्या को नहीं समझ आ रहा है कि उसने क्या कर दिया, ठीक है? ये तुम्हें पता है सिर्फ कि तुमने क्या कर दिया। अनन्या इनकी बातों पे बेटा बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी, बस तुम्हें ये एक बार एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? फिर ऑनलाइन क्लास के जिस हाथों से तुम टाइपिंग करती हो वो बचेगी नहीं, बचेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन इमाद था कौन नहीं था। तुम्हारे साथ ये रहस्य पूरी दुनिया में ही रह जाएगा, कौन था इमाद, ढूंढो उसे, है ना, कहां गया उसे ढूंढो। अनन्या इज सो डंबर, इवन डंबर देन अनन्या पांडे। आइए
ये ऐसे भी गवार हैं जो डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं और चैट बॉक्स में ये कर रहे हैं। लड़कियों पे मैं हाथ नहीं उठाता, बट तुम मजबूर कर रही हो अनन्या। उठाना नहीं चाहिए, गलत है, लड़कियों पे कभी नहीं हाथ उठाना चाहिए, बट कोई इतना डम्ब कैसे हो सकता है। सर क्या ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं यार, है ना, गर्ल्स को पता भी होगा। जितने भी आर्टिफिशियल डायमंड है, नाम सुना आर्टिफिशियल डायमंड, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट से डायमंड ही बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। हीट ऑफ कंबशन ऑफ येलो फॉस्फोरस इज 9.9 किलो जूल। आराम से, मैंने फिर तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फोरस व्हाइट लिखा हो या येलो लिखा हो, बात एक ही है ना। इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं तो मुझे ये बातें पता हैं। इसका कंबशन कराएंगे, बनेगा P4O10 एंड दैट ऑफ रेड फॉस्फोरस इज -8.78। पहले वाले का एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेटा कितना दे रखा है? -9.91 किलो जूल। दूसरे वाले का कितना दे रखा है बेटा? ये भी P4O10 बनाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज सारे एलोट्रॉप्स की सेम होती हैं, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे आप। ये -8.78 किलो जूल है। फिर आपने बैलेंस नहीं किया हुआ, कर लो बैलेंस यार, हो गया बैलेंस। लो, द हीट ऑफ ट्रांजिशन, कितनी हीट लगेगी जब येलो फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस बनाना है, येलो फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस बनाना है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है, येलो से रेड बनाने का ये पूछा गया। फिर वही इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। सर कैसे बनाएंगे? हमें फॉस्फोरस येलो चाहिए रिएक्टेंट में। क्या फॉस्फोरस येलो रिएक्टेंट में नजर आ रहा है? यस, तो इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख दूंगा। मुझे फॉस्फोरस रेड चाहिए प्रोडक्ट में। मुझे फॉस्फोरस रेड कहां नजर आ रहा है? इक्वेशन 2 में नजर आ रहा है। इसको फिर वही बात, या तो बेटा इसको रिवर्स करके ऐड कर दो या इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। या तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, या ऐसे भी लिख सकता था, ऐड कर दो रिवर्स करके इक्वेशन 2 को। पहले इक्वेशन 2 को क्या करो? रिवर्स, और फिर तो चाहे ये लिख लो, इतना लिख लो, या ये लिख लो, बातें किए आंसर दोनों से सेम आएगा। आप करके देखेंगे, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, फॉस्फोरस से येलो बन जाएगा, यानी कि डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा? इक्वेशन 1 एज इट इज रखी है तो उसका डेल्टा एच भी एज इट इज, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो उसके डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा, -9.91 प्लस 8.78 कितना हो जाएगा? -1.13 किलो जूल। डी है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली राइट। जिन जिन का सही है, वेल डन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बाबू? ऐसे कैसे काम चलेगा? बता देते बेटा, जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो वो क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन नेचर में ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, कोक की फॉर्म में पाया जाता है, वो एलोट्रॉप्स हैं। फॉस्फोरस येलो भी पाया जाता है, रेड भी पाया जाता है, ब्लैक भी पाया जाता है, वो एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कोई बात नहीं पता था तो। आइए, एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ आया? जब उनका फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, उनमें सबसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये सर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर, सॉल्यूशन में। हाँ, कई जाने कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमने तो पिछला चैप्टर ही नहीं पढ़ा, दोबारा बताओ दोबारा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सर एग्जांपल दे दो। ये ना,
1 मोल H2O सॉलिड था, आइस थी आइस, उसको 1 मोल H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसी तरह से होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर, पिछला चैप्टर तो आपको पता ही है, अपना बैकलॉग है सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। 1 मोल लिक्विड को जब 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, वेपर कह लो, गैस कह लो, ठीक है, वेपर टेम्परेरी गैस होता है, गैस परमानेंट गैस होती है? ये क्या होता है? अरे वेपर का मतलब यह है कि अभी इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे? सॉरी, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके। ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके। ठीक है, और गैस जब बोल देते हैं ना, गैस का मतलब है अब ये गैस में कन्वर्ट, सॉरी, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, चाहे जितना मर्जी आप प्रेशर इंक्रीज करते रहे, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करते रहे। ठीक है, चलिए, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। वेपोराइजेशन बोला जाए, इवेपोरेशन बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है सर, एग्जांपल दे दीजिए। ये ना, 1 मोल मैंने H2O लिक्विड ले लिया, उसको हीट करके 1 मोल H2O वेपर में कन्वर्ट कर दिया, जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में पता क्या होता है? 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करते हैं। सर फिर एलपीजी क्या होती है? एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, उसमें वर्ड गैस लिखा हुआ है ना, तो आपको उसके कारण परेशानी हो रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक, वो वेपर ही है बेसिकली, है ना। अच्छा, वो आप लेमैन लैंग्वेज में लिख देते हैं ना, अब उसको एलपीवी लिखेंगे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम वेपर हो जाएगा, है ना। फिर लेमैन को समझ नहीं आएगा, आम इंसान को समझ नहीं आएगा वेपर क्या है, गैस है ये तो, है ना। तो इस कारण उन्होंने लिखा हुआ है वो वेपर ही, आई मीन वेपर को ही लिक्विड में कन्वर्ट कर रखा है। टॉपिक पे वापस चलते हैं। क्या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है? 1 मोल सॉलिड को हीट करके जब 1 मोल गैस में कन्वर्ट करेंगे, जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सॉलिड को हीट करें, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है? ऑब्वियसली ये जनरली एप्लीकेबल होगा जो सब्लाइमेबल सॉलिड्स होते हैं, जो सब्लाइमेबल सॉलिड्स होते हैं। हर एक सॉलिड के लिए कहने को तो देखो कुछ भी बोला जा सकता है, बट रियलिटी में ये एप्लीकेबल होता है किनके लिए? सब्लाइमेबल सॉलिड्स के लिए। सब्लाइमेबल सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनको हीट करने पर सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं, जिनको हीट करने पर सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए। यार आयोडीन, इसको हीट करिए सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। कैम्फर, जिसको कपूर भी बोलते हैं, दिवाली की पूजा में यूज होता है ना, वो जो एक व्हाइट व्हाइट सा होता है जिसको रखते हैं, ठीक है वो। और कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसको भी हीट करो तो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। और भी है नेप्थलीन बॉल्स, नाम सुना होगा आपने। सर ये क्या होती है नेप्थलीन बॉल्स? आपने जब सर्दियों के कपड़े आप संभालते हैं, अंदर रखते हैं, अपने बेड के अंदर रखते हैं, तो व्हाइट व्हाइट कलर की बॉल्स नहीं डाली जाती? हाँ वो यही है, दैट इज नेप्थलीन बॉल्स, या इनको मॉथ बॉल्स भी बोला जाता है। और भी है एक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये कुछ सब्लाइमेबल सॉलिड्स हैं। सर एग्जांपल ये रहा, 1 मोल आयोडीन सॉलिड को जब हीट करके आयोडीन गैस बनेगा, जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऐड करके आएगा दो क्वांटिटीज को, कौन सी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बिल्कुल, पहले सॉलिड से लिक्विड गया, फिर लिक्विड से गैस किया, दोनों को ऐड करूंगा। सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, दोनों को ऐड करूंगा तो रिएक्टेंट में सॉलिड प्लस लिक्विड,
प्रोडक्ट में लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड से लिक्विड क्या हो गया, कैंसिल आउट, यही बन गया ना, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। इसी कारण इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लगा, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये रिएक्शन को याद कैसे करें, कौन सी रिएक्शन याद कर रहे हो भाई, कौन सी याद कर रहे हो, मेरे को भी बताओ, मैं भी कर लेता हूं, लगे हाथ, लगे हाथ, मैं भी कर लेता हूं। ऑर्डोनिल, बिल्कुल ऑर्डोनिल भी बिल्कुल इसी का एग्जांपल है जी, सब्लिमेशन का। बिल्कुल ऑर्डोनिल में भी जो केमिकल होते होंगे, सर कौन से होते हैं पता नहीं यार, तो ऑर्डोनिल के पीछे देख लेना। बट हाँ वो भी यही है सब्लाइमेबल वाले। वेरी गुड, हाँ जिसने भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। करिए इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट गैस टू सॉलिड कन्वर्जन पॉसिबल है, जी है। धवन साहब तब से एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2.4 ग्राम KClO3 लिया, उसको हीट करके O2 दिया, जिसको कंप्लीटली रिएक्ट करके H2O से H2O बनाया, H2 जो आया रिएक्शन विद जिंक विद H2SO4 से आया, कितना जिंक हमें चाहिए, करिए खुद करिए जी, ठीक है। ये बार बार मैं देख रहा हूँ, बार बार आपको लग रहा है टीचर को कहाँ आता होगा ये क्वेश्चन, है ना, तो बार बार यही पूछते हैं, आप पूछ सकते हैं, बार बार आप पूछ सकते हैं। मैं थर्मोडायनेमिक्स में अगर अभी क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के डाउट्स लेने लगूंगा तो 2030 में जाके सिलेबस खत्म होगा। देखिए ये सैन घोष को भी जानना है, ब्लैक आइस कैसे बनती है हाई एल्टीट्यूड्स पे, बताएंगे बेटा बताएंगे। सर जो भंडारे में जो खाना बनाते समय LPG सिलेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा देर चलते हैं, फिर वो गर्म पानी में क्यों रखते हैं, क्योंकि गर्म रखेंगे तो जो गैस नीचे होती है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी तो ज़्यादा देर तक चल पाएंगे। हीट ऑफ ट्रांजिशन एंड एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, हाँ ट्रांजिशन मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज कर रहे हैं। हाइड्रेशन में ड्रॉपलेट्स कितनी डालनी है और हर किसी का 1 मोल कैसे आएगा सर, हाइड्रेशन बोला तो ये ड्रॉपलेट्स डिपेंड कर रही हैं बेटा, है ना, 2-4 बूंदे होंगी। बिल्कुल किंजल आपने सही बोला है ना सर। इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्तियां जो होती हैं वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का एग्जांपल हो सकती हैं, बिल्कुल एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का एग्जांपल ये, ठीक है जी। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है x, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है y, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पूछा गया है। जस्ट पिछले पेज पे लिखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। हाँ बेटा ये वाला क्वेश्चन तो सबका ही सही होगा। जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, सबसे पहले है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अब थोड़ा है ना, अभी तक तो क्या चल रही, थोड़ी आसान आसान चीजें चल रही थी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, हाइड्रेशन, बहुत आसान था, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर जो है अब दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स को कर देते हैं बंद, एक गिलास पी लेते हैं पानी ताकि हम तैयार हो जाएं इस टॉपिक के लिए। ध्यान से सुनना समझना बेटा, है ना। ये है हमारे टॉपिक के MIT इधर पहला, 1 मोल डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए। कंडीशन आराम से पढ़ो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। पहली बात 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात होना डाई एटॉमिक ही चाहिए अगर आप एंथैल्पी चेंज को बॉन्ड एनर्जी के इक्वल रखना चाहते हैं। अगर आप एंथैल्पी चेंज को बॉन्ड एनर्जी के इक्वल रखना चाहते हैं
तब ये डाई एटॉमिक ही होना चाहिए, यानी कि जैसे ये देखिए डाई एटॉमिक है। तीसरी बात कि गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फिर सर क्या बनाना है इससे, इससे बनाने हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। H और H के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ के दोनों हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ब्रेकअप कर देंगे इसको 2H लिखेंगे। जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 गैस। सर एक और एग्जांपल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। 1 मोल डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल को तोड़ के दो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स बनेंगे, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 गैस। सर एक प्लीज एक मैं लास्ट, फिर उसके बाद टेंशन आपको नहीं दूंगा। अब की बार 1 मोल O2 ले लीजिए। सर O2 में तो डबल बॉन्ड होती है, यहां तो सिंगल होती थी, यहां डबल होती है, फिर क्या लेना देना यार हमें, ठीक है। उसको दोनों बॉन्ड को तोड़ के अलग अलग कर दीजिए, एक O अलग दूसरा O अलग। जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 गैस। क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 गैस। सर ऐसे ही एक और लास्ट, सर मैं आप टेंशन ना लीजिए, मैं आप टेंशन नहीं दूंगा आपको। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो क्या हुआ बेटा, इन तीनों बॉन्ड को तोड़ के अलग अलग करके जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 गैस, ठीक है। मेरे एक लाइन को ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सपीरियंस उसी को कहते हैं जब आपको पहले ही पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या आनी है। मैंने ये नहीं कहा कि आप बॉन्ड एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते गैसियस मॉलिक्यूल के अलावा। मैं ये बढ़ा रहा हूं कि अगर आपको कहना है कि एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी के इक्वल आएगा, एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी के इक्वल आएगा, तब आपको यहां पर डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल ही लेना है और यहां पर आइसोलेटेड गैसियस एटम्स ही लेने हैं। क्या यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सारे एग्जांपल हो गए, क्लियर है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यही कर ले, चलो यही कर लेते हैं। 1 मोल Br2 लिक्विड से आपको 2 Br गैस बनाने हैं। क्या इसके एंथैल्पी चेंज को, क्या इसके एंथैल्पी चेंज को आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते सर। बॉन्ड एनर्जी बोलने के लिए 1 मोल होना चाहिए है, डायटोमिक होना चाहिए है, सर गैसियस होना चाहिए। ये गैसियस नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो क्या करना पड़ेगा। मान लो आपको इसी रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है और बोल रहे हो कि बॉन्ड एनर्जी के इक्वल रखने की कोशिश करनी है, तो पहले क्या करो, इसको पहले गैस में कन्वर्ट कर दो। अरे भैया गैस में होगा, गैस में होगा तभी तो बॉन्ड एनर्जी के इक्वल बोल सकते हो। यस सर, तो पहले इसको गैस में कन्वर्ट कर लो। कर लिया सर। क्या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई हीट लगेगी, लगेगी सर, उसको डेल्टा H1 बोल दिया। क्या बताओ इसका, ये यहां ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका जो डेल्टा H होगा, क्या उसको बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 मोल डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स बन रहे हैं। हाँ इसका डेल्टा H तो है Br2 गैस के, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 गैस के बराबर, बिल्कुल। अब मुझे ध्यान से एक और बात बताओ, हेसिस लॉ पढ़ा है? यस सर। डेफिनेशन पढ़ी है? यस सर। रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। रास्ता चाहे ये वाला पकड़ो या ये वाला पकड़ो, टोटल डेल्टा H सेम रहेगा, टोटल डेल्टा H सेम रहेगा। सर बहुत बढ़िया। सर अब बताओ डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। डेल्टा H1 क्या होगा सर, ये भी अभी पढ़ा है। 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एंथैल्पी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और डेल्टा H2 क्या था वो तो पता ही है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 गैस। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन, और कुछ नहीं चाहिए भैया चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी। हाँ
यस 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 यस। ऐसा ही एक और एग्जांपल समझा देता हूं। सर ये क्या कर, अरे भैया ये क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चंस की भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि एक बार भूमिका बन जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो आयोडीन सॉलिड से आपको आयोडीन गैस में कन्वर्ट करना है। क्या इसके डेल्टा एच को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं? नहीं, सॉरी, एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते सर। एक मोल तो है, डायटोमिक तो है, बट ये गैस में चाहिए था, यहां पर तो सॉलिड फॉर्म में है, तो नहीं बोल सकते। तो बॉन्ड एनर्जी बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो करो, ठीक है। इसके लिए कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा। यस। क्या अब बोल सकते हो यहां से यहां जाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 गैस के इक्वल आएगा? क्या बोल सकते हो? यस सर बोल सकते हैं, क्योंकि एक मोल है डायटोमिक और गैसियस है। रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, टोटल डेल्टा एच सेम रहता है। बिल्कुल सर। क्या डेल्टा H1 एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है आयोडीन की? बिल्कुल। डेल्टा H2 बॉन्ड एनर्जी है I2 गैस की। यस और नो? सिर्फ यस के लिए Y, नो के लिए N। यस के लिए Y, नो के लिए N। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सबने यस लिख दिया है। और सुनिए, सेकंड पॉइंट इसका MIT में वो क्या लिखना है? देखिए, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, अगर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों गैस में होने चाहिए, दोनों के दोनों गैस में होने चाहिए। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी फॉर्मूला एप्लीकेबल या अप्लाइज व्हेन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म। ठीक है सर। सर फॉर्मूला क्या है वो भी तो बताओ बेटा। हमेशा एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला या किसी भी स्टेट फंक्शन चेंज का फॉर्मूला, चाहे वो डेल्टा एच हो, चाहे डेल्टा एस हो, चाहे डेल्टा जी हो, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है। हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है। सिर्फ दो ऐसे केस हैं जिसमें रिएक्टेंट पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है। वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो कल पढ़ लिया था, और दूसरा है बॉन्ड एनर्जी। एक है बॉन्ड एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है। आपको निकालना है डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो कि यहां पे बी है, बी की बॉन्ड एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन है यहां पे रिएक्टेंट? कौन है? मेरे ख्याल से ए है कोई, शायद ए। हाँ ए। मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बोला था, गलती से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख दिया। बोला सही था, लिखते टाइम गलती हो गई, सॉरी। हाँ, करोगे? क्वेश्चन करोगे? नीट में 2020 में क्वेश्चन आया है, क्या है? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, अच्छा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दे रखा है, कितना है? -109 किलो जूल पर मोल। ठीक है। गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 एंड Br2
H2 की बॉन्ड एनर्जी 435 है, Br2 की 192 है। आपसे बॉन्ड एनर्जी HBr की पूछी गई है, ठीक है। तो डेल्टा H लिखना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, लिखते हैं ना, पहले बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की, फिर बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की, माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की। 1 into bond energy of hydrogen, that is 435, plus 1 into bond energy of Br2, that is 192, ये बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स की हो गई, माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी HBr की हमें निकालनी है। थोड़ा कोशिश किया करो, थिंक विदाउट थिंक सही हो जाए। 435 और 192 कितने होते हैं भाई सर? ये होते हैं 627, 627, ये उधर जाके 2HBr हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 627 में प्लस 109 ऐड करना कितना होता है? 109। 736, 736 को 2 से डिवाइड करना, 360 के आसपास, ये रहा 360 के आसपास, ये रहा, यही आंसर है। बट फिर वही है कि आप कहेंगे पूरा लिख के दिखाओ, तो पूरा लिख के दिखाएंगे भाई। 435 और 192 कितना था? 627, ये 2 उधर चला जाएगा, ये माइनस 109 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 736 हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr कितनी हो जाएगी? 736 डिवाइडेड बाय 2, 368 किलो जूल, ठीक, पर मोल। दो मोल HBr फॉर्म हुआ है, बिल्कुल 2 मोल HBr फॉर्म हुआ है। हमें तो आपको बॉन्ड एनर्जी निकालनी है 1 मोल की, मतलब 1 HBr की निकालनी है, मैंने 1 की ही निकाली है। अगला क्वेश्चन भी बेटा नीट में ही आया हुआ है, करिए। रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली ये X आएगा, ये प्रोडक्ट है तो ये ऑब्वियसली Y आएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2, Y2 और XY की 1:0.5:1 है। अच्छा ठीक है, अगर डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200 किलो जूल, तो बॉन्ड एनर्जी X2 की पूछी हुई है, कोई बात नहीं। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन XY का दे रखा है, पता है ना, 1 मोल के लिए करना है बैलेंस, 1 मोल के लिए जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 1 मोल के लिए होती है, ठीक है। वो किससे बनेगा? X2 और Y2, सब कुछ गैस में होंगे। सर आपको कैसे पता वो गैस में होंगे? बेटा बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है तो गैस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में होंगे तभी हो सकता है, ठीक है। बैलेंस 1 मोल के हिसाब से करना है, 1 X चाहिए यानी कि हाफ X2 हाफ Y2। इसका डेल्टा एच दे रखा है -200, -200। इसकी बॉन्ड एनर्जी मान लो X, तो ये कितनी हो जाएगी? X/2, और ये भी कितनी हो जाएगी? X, यही है ना, X/2, और ये भी कितनी? X। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ X प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ X/2। ये रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी आ गई, माइनस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज X। सर ये X/2 है, ये X/4 है और ये X है। LCM लेंगे, नीचे 4, 2x प्लस x माइनस 4x, 3x में से 4x गया, माइनस x/4, माइनस x/4 कितना है? -200 के इक्वल। तो x कितना हो जाएगा? 800 के इक्वल है कोई 800? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कुछ जाने सी कह रहे हैं, सी कैसे आ रहा है? डी आना चाहिए। हमसे X2 की पूछी हुई है ना, X2 की X है तो X तो 800 ही आ रहा है।
ठीक है। अगला भी सुनिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ध्यान से इसको भी सुनिएगा, किसी प्रकार की आपको इसमें भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हो, कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, एक मिनट रुको जरा, ऊपर आया कमेंट। सर क्या लिखा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे ना, उसी से सॉल्व किए। अच्छा, तुम कह रहे हो यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगेगा। अरे यार, कल की क्लास नहीं ली क्या तुमने? मैंने कल भी बोला था, जो पूछा हुआ है वो मैटर नहीं करता, जो दे रखा है। क्या दे रखा है? बॉन्ड एनर्जी, तो फॉर्मूला बॉन्ड एनर्जी का ही लगेगा, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगेगा। आइए बेटा आगे बात करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझिएगा, डेफिनेशन समझ आ जाएगी, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। एक मोल, कोई सा भी आप रख लो, कोई भी एलिमेंट रख लो, एलिमेंट्री स्टेट में कंपाउंड रख लो, कुछ भी रख लो सर, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, मोनोटॉमिक, कुछ भी जो आपका मन करे। सर कौन सी स्टेट में रखे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? अरे भाई किसी में भी रख लो, क्यों बार बार बहस करे जा रहे हो? बस एक मोल रखना है, चाहे सॉलिड रखो, लिक्विड रखो, गैस रखो, डाइएटॉमिक रखो, ट्राइएटॉमिक रखो, टेट्राटॉमिक, कुछ भी यू चूज इट, ठीक है। क्या बनेगा उससे? आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। क्या बनेगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, ठीक है सर, ठीक है। तोड़ के बनाने क्या है? गैसियस एटम। जितनी भी बॉन्ड्स हैं सारी तोड़ दो, सारी तोड़ दो। सॉलिड में है तो उससे भी गैस बनेगा, लिक्विड में है उससे भी गैस बनेगा, गैस है उससे भी गैस बनेगा, सारी बॉन्ड्स को तोड़ दो। जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा, जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सर एग्जांपल दो ना, एग्जांपल बिल्कुल आसान एग्जांपल से शुरू करते हैं। सर हमने रख लिया यहां पर 1 मोल ब्रोमीन लिक्विड, इसको बॉन्ड्स को तोड़ के बनाने क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। अच्छा, 2 Br बनाने अलग अलग, बिल्कुल। जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड। सर एक और एग्जांपल, ये एक I2 सॉलिड से 2 आयोडीन गैस में बनाने हैं, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आयोडीन सॉलिड का। और सुनो, और सुनो, हाँ थोड़ा और अच्छा करते हैं कुछ। ये तो सारे आप डाइएटॉमिक के एग्जाम्पल ही रखते जा रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये रखते हैं चलो, 1CH4 गैस तोड़ के, पता है ना CH4 में क्या क्या है? सर ये है, ये 4 बॉन्ड्स थी, इन चारों बॉन्ड्स को तोड़ के अलग अलग कर दो, कार्बन अलग हो गया, चारों हाइड्रोजन अलग हो गए। जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। क्या आपको डेफिनेशन क्लियर है? यस के लिए सिर्फ Y, नो के लिए सिर्फ N। यस के लिए Y, नो के लिए N। सिर्फ डेफिनेशन क्लियर है, इतना बताओ। बहुत बढ़िया, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक C3H8 प्रोपेन है, इसको तोड़ के 3 मोल कार्बन गैस के बन गए, 8 मोल हाइड्रोजन गैस के बन गए। जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका? C3H8 गैस का। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो इसको यूज कहां पे करेंगे, यूज करने वाला ही कमाल की बात है, बस यही समझ आना चाहिए। बाकी तो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन हो ही गई क्लियर। ध्यान से देखना, आपने मीथेन का कम्बशन करा दिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, मुझे समझाना है तो मैं मीथेन का कम्बशन करा रहा हूं।
2O2 गैस। कम्बशन कराते हैं तो क्या बनता है सर? हाइड्रोकार्बन का कम्बशन कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बिल्कुल सर। इसका एंथैल्पी चेंज आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और समझना। क्या हम इस रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। हाँ सर किए हैं, बिल्कुल किए हैं। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? सर ये फॉर्मूला तभी लग सकता था अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस में हो। रिएक्टेंट गैस में है सर, ये गैस में नहीं है। तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। तो हम मानेंगे कि एक तो ये बनेगा और साथ में ये H2O गैस में बनेगा। किस में बनेगा? गैस में। तो पहले डेल्टा H1, पहले ये देखो जरा, अब इससे ये बनाया, क्या हम बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ, गैस 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 लगा सकते हैं सर, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हमें तो ये बनाना है, तो कौन सी बड़ी बात है यार? 2H2O गैस को 2H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, तो इसके लिए डेल्टा H2 लगेगा। हेसिस लॉ क्या कहता था? रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है तो डेल्टा H भी सेम आएगा। तो लिखना जरा, पहले डेल्टा H1 लिखना, डेल्टा H1 लिखना। सर गैस में आप फॉर्मूला लगा सकते हो किसका? बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। CH4 यही होता ना? CH4 यही होता ना? हाँ सर, पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। पहले मैं बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट के लिखूंगा 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस सर O2। एक O2 में एक डबल बॉन्ड होती है ऑक्सीजन की, 2 O2 में कितनी होगी? 2, है ना? ये 4 पता चल गया ना कैसे आया भाई? CH4 में 4 बॉन्ड्स। ठीक है, यहां पर भी एक O2 में एक डबल बॉन्ड है, 2 O2 में 2 होंगी, तो 2 लिखा है मैंने। ये बॉन्ड एनर्जी हो गई रिएक्टेंट्स की, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं बेटा। ध्यान से देखना, एक CO2 में 2 बॉन्ड्स होती है कार्बन और ऑक्सीजन की, तो 2 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्लस एक H2O में 2 बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, एक H2O में 2 बॉन्ड्स हैं, तो 2 H2O में कितनी होंगी सर? 4 होंगी। 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। ये आपने क्या लिखा है? ये पूरा का पूरा क्या लिखा है? ये पूरा का पूरा क्या लिखा है? ये सिर्फ लिखा है आपने डेल्टा H1। सर अभी इसमें डेल्टा H2 भी तो ऐड करना है। बिल्कुल ऐड करना है सर। डेल्टा H2 क्या होगा? मेरी ध्यान से सुनो, अगर हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं, अमीषा कुमारी राज, छुट्टी कब होगी सर? पागल हो क्या? कुछ अनपढ़ हो, गवार हो, क्या हो? 2 महीने हो गया बैच स्टार्ट हुए, तुम्हें यही नहीं पता कि छुट्टी कब होती है? सर डायटोमिक नहीं है। कैसी वाहियात बातें कर रहे हो यार तुम, फिर कैसी वाहियात बातें कर रहे हो यार? मैंने बोला था, है ना, एक्सपीरियंस क्या है आपको पता होगा कि डाउट पहले क्या आना है। मैंने साफ बोला था कि अगर ये डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है तो इसका डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी के इक्वल नहीं आएगा। तो मैंने कहा बॉन्ड एनर्जी के इक्वल लिखा मैंने बॉन्ड एनर्जी के इक्वल, मैंने बॉन्ड एनर्जी के इक्वल, यही था ना? हाँ, क्या मैंने इस रिएक्शन के डेल्टा H को बॉन्ड एनर्जी लिख दिया? नहीं, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखा, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखा। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर लिक्विड से गैस में जा रहा होता तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बट अगर गैस से लिक्विड में जा रहा है, गैस से लिक्विड, तो बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। हाँ, वेपोराइजेशन तो पता है, कंडेंसेशन अरे रिवर्स होगी भाई, उसका रिवर्स नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी हमने ये पूछा।
अरे यार कैसी यार तुम बातें करते हो। लिक्विड से गैस बनाना है तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। गैस से लिक्विड बनाना है तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन है। मैंने पूछा इससे रिलेशन क्या हो कैसी बातें कर रहे हो, फिर वही दोबारा बातें। ये अगर पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में होगी, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में होंगे, नेगेटिव में होंगे। बिल्कुल सर। सर दो मोल है, दो तो दो लिख दूंगा यार, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ये डेल्टा H1 था, ये डेल्टा H2 था, इनको ऐड करेंगे टोटल डेल्टा H आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? एक और एग्जांपल दे दूंगा बट पहले इसके बारे में बताइए, पहले इसके बारे में बताइए। जल्दी से बताइए। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल दे दूं ऐसा ही। अब की बार प्रोपेन का कम्बस्शन करा देते हैं यार। गैस प्लस O2 गैस gives you CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। 3 कार्बन है, 3 CO2 होगा, 8 हाइड्रोजन है, 4H2 होगा, ऑक्सीजन 6 और 4 10 मतलब 5 होगा। मुझे जल्दी से बताइए, मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है। क्या मैं बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं? बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला तभी लगता था जब रिएक्टेंट भी गैस में हो, प्रोडक्ट भी गैस में हो। सर ये लिक्विड में दे रखा है, नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर को गैस में बनाना पड़ेगा, गैस में। अब जो यहां पे डेल्टा H1 आएगा उसमें आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट भी गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में है। ठीक है, फिर अब इसे और 4H2O गैस को 4H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेल्टा H2। हेसिस लॉ, रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराओ चाहे मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा, रहेगा। टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। डेल्टा H1 बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं, C3H8 ये होता है बेटा, C3H8 ये इसका स्ट्रक्चर होती है सॉर्ट ऑफ। बताओ भाई, C3H8 में, C3H8 में हम लोग कितनी कार्बन कार्बन की बॉन्ड्स हैं? सर दो, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस O2। एक O2 में एक बॉन्ड होती है डबल बॉन्ड, तो 5 O2 में कितनी होगी? 5 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक CO2 में दो बॉन्ड होती है CO की, तो 3 में कितनी होगी? 6। एक H2O में दो बॉन्ड होती हैं OH की, तो 4 में कितनी होंगी? 8। बेटा ये हुआ पूरा का पूरा डेल्टा H1। अब डेल्टा H2 क्या होगा? सर H2O गैस से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सर ये एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन है। ठीक है, 4 मोल के लिए है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। क्या ये क्लियर है? यस और नो? सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन। एक रिएक्शन अगर मैं दे दूं तो आप उसके लिए ये बनाओगे खुद? डेल्टा H1 डेल्टा H2 बनाओगे, खुद बनाओगे? अरे बोलो ना, यस नो में रिप्लाई तो करो। यस 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 यस। तो ऐसा करो, ऐसा करो फिर, इजी दूं कि टफ दूं, पहले ये भी बता दो। टफ दूंगा तो मुझे ही करनी पड़ेगी दोबारा। इजी के टफ?
जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, टीचर 5 मिनट में ख़त्म करके आगे निकल जाते हैं भाई। बस ये पढ़ाते हैं, ये एक लाइन पढ़ाई, ख़त्म, आगे निकलो भाई। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल तो यहाँ दिए, फिर उसको बॉन्ड एनर्जी से रिलेट किया, 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए, एक और एग्जाम्पल दिया, एक अभी तुम्हें भी बोल रहा हूँ है। मॉडरेट सा दे दो सर, मॉडरेट सा, चलो मॉडरेट रख लेते हैं। मैंने बेंजीन का कंबशन कराया, बना CO2 गैस और H2O लिक्विड। 6 कार्बन है तो 6 CO2, हाइड्रोजन 6 है तो 3H2O, 12 और 3 15, 15/2। निकालो भाई इसका डेल्टा H, सोच समझ के करना। बेंजीन लिक्विड में दे रखा है, बेंजीन लिक्विड में दे रखा है, पूरे टाइम देता हूं मेरे पास। ले लो, एक 1.5 मिनट ले लो, निकालो इसका डेल्टा H। बेंजीन लिक्विड में पहले उसको बेंजीन गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे करना जो भी करना होगा। सर इसमें 19 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने कंडेंस हो रहे हैं बेसिक वही डेल्टा एच है। नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो सर इसमें सेपरेशन कैसे करें, जैसे सब में करते हैं हीट देके। डेल्टा H2 में CO2 क्यों नहीं इन्वॉल्व है, H2O ही क्यों इन्वॉल्व है, बड़े बेवकूफ़ हो यार। यहाँ पर भी 3 CO2 गैस, यहाँ पर भी 3 CO2 गैस, कोई चेंज ही नहीं किया। यहाँ पर H2O गैस है, यहाँ पर H2O लिक्विड है। यहाँ पे 4 डेल्टा H 4 क्या है, ये कहाँ से लिख दिया है 4, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। 1 मोल H2O गैस को 1 मोल H2O लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन होता है। 4 मोल को कर रहे हो तो 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। सर 5 O2 कहाँ से आया, ये रहा, बैलेंस किया है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 है, 10, 10 ऑक्सीजन का मतलब 5 O2 ही तो होता है, और क्या होता है। फिर वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन में भी तो 1 मोल से ही गैस बन रहा है, तो क्या उसे भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हैं, एटम बन रहा है उसमें, क्या उसमें एटम बन रहा है, एटम। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये थी, 1 मोल I2 सॉलिड से 1 मोल I2 गैस बन रहा था, यहाँ पर तो एटम्स बन रहे हैं दीदी। चलिए आइए, डन 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 डन। आपको पता है इसमें आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सबसे पहले प्रॉब्लम यहां पे है फिर वहां पे है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो इस रिएक्टेंट को ही गैस में कन्वर्ट करूंगा, गैस में कन्वर्ट करूंगा। कर लिया सर, कर लिया। अब लगा लोगे, अब लगा लोगे, नहीं 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 भाई, पहले H2O लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए डेल्टा H2, अब लगा लोगे। हाँ सर अब लग जाएगा, अब लग जाएगा बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट भी गैस में, प्रोडक्ट भी गैस में। फिर अब गैस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड में, डेल्टा H3। जल्दी से बता दो, डेल्टा H यही होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यस सर, जल्दी से बताओ डेल्टा H1 क्या है, अगर आपने किया है तो डेल्टा H1 क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, डेल्टा H1 क्या है। हाँ दीपिका कर दूंगा मैं, 13 जुलाई वाले का टेस्ट का सिलेबस।
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है सर, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन किसकी, बेंजीन की, क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया। सर डेल्टा H2 क्या है, सर वो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी गैस, ये भी गैस। बेंजीन में क्या होता है, ये कार्बन कार्बन की 6 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन हाइड्रोजन की भी 6 बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, मैंने एक ही बॉन्ड मानी है, कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाली इकट्ठी मान ली है, मान लो अलग अलग दी होंगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अलग दे रखी है, डबल बॉन्ड अलग दे रखी है, तो 3 सिंगल मान लेना, 3 डबल मान लेना, मैंने एक ही मानी है, 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, तो बेंजीन का आया। O2 में क्या होगा, 15/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, या यार रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। प्रोडक्ट में देखना कौन है, 6 CO2, एक CO2 में 2 कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड होती है, 6 में कितनी होगी, 12। 3 H2O, एक H2O में 2 बॉन्ड्स होती हैं OH की, तो 3 में कितनी होंगी, 6। ये हो गया डेल्टा H2। और डेल्टा H3 बताओ जरा क्या होगा, सर 3H2O गैस को 3H2O लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ H2O गैस, इसको ऐड करेंगे, टोटल डेल्टा H आ जाएगा, ठीक। यहां पर C लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखी होंगी तो 3 रख लेना, ठीक है। बट मैंने माना कि सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, तो इस कारण मैंने कार्बन कार्बन लिख दिया, ठीक है। मैच्ड, डन सर, करेक्ट है सर, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट है जी। अब आज जितना हमने पढ़ा है, एक बार मैं देख लूं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इनको लिख के लाइएगा, बस आप लिख के, आप चाहें तो आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं, बट इनको लिख के जरूर लाइएगा, ठीक है, लिख के जरूर लाइएगा। यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम कल की क्लास, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। पिछली क्लास देखिए, एंथैल्पी जहां से शुरू है, अगर आपने पहली क्लास अच्छे तरीके से ली है तो दूसरी और अच्छे तरीके से समझ आएगी रिवीजन करने के बाद, तीसरी और अच्छे तरीके से समझ आएगी रिवीजन करने के बाद। सिलेबस की स्पीड को मैंने मिनिमम रखा हुआ है, जहां पर एक एग्जाम्पल देना चाहिए वहां पर मैं 3 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ, कि कोई जल्दीबाजी ना लगे आपको एक एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, कंडीशंस अप्लाई आप रिवाइज करके आ रहे हैं, ठीक है। और रिवीजन अगर वही ऊपर ऊपर से देख के कर रहे हैं, हाँ ये भी आता है, क्लास के क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लिख के रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली रिवीजन में कहीं ना कहीं फ्लॉ है, ठीक है। आज आपको शाम तक मिल जाएगा यार एक MPQ का सॉल्यूशन। आज थोड़ा सा मेरी आम में फर्क है, बेटर है, पेन तो अभी भी हो रहा है, बट इतना भी बुरा नहीं है कि एक सॉल्यूशन भी रिकॉर्ड ना किया जाए, तो एक रिकॉर्ड जरूर करेंगे भाई, ठीक है। बढ़िया। आपको पता ही है ना, यकीन 3.0 लॉन्च हुआ है, और भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी थी। मैंने क्या बोला था कि यकीन 2.0 वाले नीचे जाके कमेंट करेंगे उसके कि हाँ सर यकीन 3.0 हमें फ्री दे दीजिए, ठीक है। ये चलता रहेगा। आपको लग रहा है ये यकीन 3.0 के बाद जब यकीन 4.0 आएगा तब ये नहीं होगा, तब भी ऐसा होगा। तब यकीन 2.0 में भी ऐसा ही हुआ था, यकीन 1.0 वालों को 2.0 फ्री चाहिए, 2.0 वालों को 3.0 फ्री चाहिए, 3.0 वालों को 4.0 फ्री चाहिए, 4.0 वालों को 5.0 फ्री चाहिए, 5.0 वालों को 6.0 फ्री चाहिए, फिर उनको आगे क्रैश कोर्स फ्री चाहिए, फिर क्रैश कोर्स के बाद उम्मीद आ जाता है, उम्मीद के बाद महारिवीजन आ जाता है, फिर उसके बाद ये चलता रहेगा। आपको उस बेड़ी पे चढ़ना है या नहीं चढ़ना है वो आपने डिसाइड करना है।
each and every teacher in the PW system or wherever you are studying is capable of getting that result from you. It's all about क्या आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। जब आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं तब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर हॉपिंग चलती है 1.0 से 2.0, 2.0 से 3.0, 3.0 से 4.0, वो चलता ही रहेगा, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। सो मेक श्योर करिए कि आप उस बस में ना चढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट में ना चढ़ें, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।